साइड पर पोजीशन ले सकते हैं 220 रुपए के टारगेट्स के लिए, करीब करीब 179 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 189 इसका मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है, तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं रेडिंगटन के अंदर। स्वाति मैम, आपकी तरफ से पहले स्वाति मैम का पोर्टफोलियो भी लेकर आई, क्योंकि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एक जो बदलाव किया उसके हिसाब से एक कॉल देने का प्रोविजन वो देख रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट्स बुक किया उन्होंने त्रिवेणी टर्बाइन में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पोजीशन होल्ड है और गोदरेज कंज्यूमर कल उन्होंने बाय साइड पे कॉल इनिशिएट की थी और आज एफएमसीजी के टॉप गेनर्स में, इनफैक्ट एफएमसीजी टॉप गेनर है। तो स्वाति मैम, आपकी तरफ से पहली कॉल। ये सर, आज के लिए मैं एक बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि है एवर रेडी पे। ये पर्टिकुलर काउंटर अभी 376 के आसपास चल रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इसमें। अगर मैं देखूं इसमें वीकली चार्ट में, तो इसने ऑलमोस्ट फ्लैट पैटर्न और सीधा साइडवेज मोमेंटम पेंडेंट पैटर्न का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। कल मार्केट इतना गिर रहा था तो भी इसमें इतना स्ट्रेंथ इंटैक्ट रखा था, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है वापस 400 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो करंट लेवल पे एवर रेडी बाय कीजिएगा, 365 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 400 रुपीज। ओके, तो 400 रुपए का टारगेट, 365 का एक स्टॉप लॉस, एवर रेडी में आप पोजीशंस को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। आशीष जी, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, दूसरी कॉल रहेगी मैंगलोर रिफाइनरीज पे एमआरपीएल। जिस हिसाब का मूव है, हमें लगता है कि इसका 200 डे काफी नियर बाय प्लेस्ड है और अगर उसके बियॉन्ड निकलता है तो एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो एमआरपीएल पे खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 5770 का एसएल लगाकर 62 के टारगेट के लिए पोजीशन ऐड करना। ओके, तो 62 रुपए का टारगेट, 5770 ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा। 59 के आसपास का मौजूदा स्तर है, 2.5% की तेजी ऑलरेडी देखी जा रही है। तो एमआरपीएल दूसरा नाम जो कि आप लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं आशीष जी की तरफ से। आगे भी हम बातचीत करेंगे और कुछ कॉल्स को लेकर, बाजार को लेकर, लेकिन अब क्योंकि सीएनबीसी आवाज़ की एक खास सीरीज है कॉर्पोरेट विश लिस्ट, जिसके तहत हम बात करते हैं रेलवे सेक्टर से, जहां पर रेलवे सेक्टर की जुड़ी कंपनी टीटागढ़ वैगन्स की मैनेजमेंट से रेलवे सेक्टर की बजट से क्या ख्वाहिशें हैं, बात करने के लिए हमारे साथ टीटागढ़ वैगन्स के वीसी एंड एमडी उमेश चौधरी सर मौजूद भी हैं। उमेश सर, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बड़ा चेंज हुआ था जब से रेलवे बजट को और यूनियन बजट को मिला दिया गया था, उसके बाद से कोई सेपरेट अनाउंसमेंट तो होती नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं इस सेक्टर को लेकर, क्योंकि एक बड़ा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, आम आदमी से जुड़ा हुआ सेक्टर है, तो बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं और शायद अनाउंसमेंट बिटवीन द लाइन्स होते हुए दिखाई पड़ती हैं। और हाल फिलहाल में आपके सेक्टर के अंदर बहुत मेगा डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे आप रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कह लें, चाहे मॉडर्नाइजेशन को लेकर कह लें, नए कोचेस को लेकर कह लें, स्पीड बढ़ाने को लेकर कह लें। तो इन सब चीज़ों के बीच में क्या उम्मीदें हम मान के चलें, क्या आने वाला है, क्या आप सोच रहे हैं कि आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। ये जो रेलवे में एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी हम लोगों ने देखी है इस सरकार के द्वारा, मोदी जी के नेतृत्व में, और ये लगभग शुरुआत इसकी जो नींव है, और नींव क्या है हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन वो जो सॉलिड फाउंडेशन, इसकी जो नींव उनके आते के साथ ही रखनी चालू हो गई थी, जो कि ट्रैक को और सिग्नलिंग को एक बढ़ावा देना और रेलवे में एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना, ये सारी चीजें जो हैं ये अब इमारत ऊपर बनती हुई दिख रही है हमें। तो इसलिए चीजें नजर आनी चालू हो गई, जबकि वो स्पीड को बढ़ा रहे हैं, यूटिलाइजेशंस को बढ़ा रहे हैं। और ये जो अगर हम दोनों क्षेत्र में देखें, रेलवे की एक जो है, एक तो माल ढुलाई है जो कार्गो जिसे कहते हैं, या पैसेंजर ट्रैफिक जो है। कार्गो में रेलवे ने ऑलरेडी गति शक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत एक प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट रखा है कि एक सर्टेन परसेंटेज, 40-45% जो भारत की जो माल ढुलाई है वो रेलवे के द्वारा की जाए, और उसके अंतर्गत ये मिशन 3000 मिलियन टन्स का एक टारगेट रखा गया है 2030 तक। और जैसा कि हम जानते हैं कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया की आज के दिन विश्व में एक सबसे हाईएस्ट की तरफ मानी जाती है, और जिसे प्रधानमंत्री जी ने और हम जो $5 ट्रिलियन और आगे चलकर के और 30-40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो हमें जो एफिशिएंसी लानी है उसके लिए हमें अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को नियंत्रण में लाना होगा। और उसका एक ही विकल्प है कि रोड से हट करके रेल में आए या वाटरवेज में आए। तो रेलवे इस दिशा में बहुत कुछ कर रही है। मेगा ऑर्डर लास्ट ईयर उन्होंने एक फाइनलाइज किया, पर मेरा मानना है कि ये दिशा
चलती रहनी चाहिए। और अगर रेलवे को ये 3000 मिलियन टन करना है तो हमारी ये आशा है कि रेलवे उसी तरह की फर्दर फंड एलोकेशन करेगी रोलिंग स्टॉक के प्रति, जिससे कि ये 3000 मिलियन टन अचीव हो सके। ओके। दूसरे क्षेत्र में जो पैसेंजर ट्रेन्स का है, वंदे भारत एक रेवोल्यूशनरी मूव है भारतीय रेलवे के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि हम लोग जो एक रेलगाड़ी को मान करके चलते थे कि ये एक अनकंफर्टेबल, कुछ हद तक अनसेफ मोड ऑफ कम्यूटिंग है, वो अब खत्म हो रही है। अब भारतीय ट्रेन जो है वो एक यूरोपियन स्तर की ट्रेनें दिखने को उनसे कंपेयर किया जा सकता है। और पिछले साल भी 400 ट्रेनों का अनाउंस किया गया। मेरा ये मानना है कि जो स्कोप है फर्दर ट्रेन्स, वंदे भारत टाइप की ट्रेनों को इंट्रोड्यूस करने का, ये बहुत लार्ज है। सो एक दिशा, एक गति रेलवे ने जो पकड़ी है उसी को अगर आगे बढ़ाती चली जाए, जो कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि रेलवे बढ़ाती चली जाएगी, तो ना ही ये भारतीय रेलवे या हमारी जैसी कंपनियों के लिए, बट हमारी पूरी देश के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। अच्छा उमेश सर, एक चीज़ और, क्योंकि 2025-26 में ये माना जा रहा है कि इंडिया को वेल पॉइज्ड बनाया जाएगा कि एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ज़्यादा बेटर रहे और एक्सपोर्ट करें यूरोप, साउथ अमेरिकन जैसी मार्केट्स के लिए। आपने भी रिसेंटली एक्विजिशंस किए हैं ओवरसीज़ मार्केट्स के अंदर और आप बहुत वेल पोजीशनड हैं ओवरसीज़ मार्केट्स में फर्दर एक्सपेंशन के लिए भी। सो किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशनल माने, एक डोमेस्टिक रिलेटेड इकोनॉमी में मेजरली कामकाज करने वाली रेलवेज अब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट्स की तरफ पहुंच जाएगी और आप भी उसका हिस्सा होंगे। सो कैसे देखें इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को? जी, व्हाई नॉट। आज देखें इंडिया, हम मार्स तक पहुंच चुके हैं। हम ऐसा क्या है जो भारत नहीं कर रही है, लेकिन आज के दिन भारत की कोई अपनी ब्रांड रेलवे में नहीं है। आज अगर हम देखें तो जितनी विदेशी कंपनियां हैं वो हिंदुस्तान में आकर के, चाहे वो रोलिंग स्टॉक हो, चाहे वो सिग्नलिंग हो, वो सप्लाई करती है। और विश्व स्तर में, ग्लोबल स्केल पे भी वही लोग आज के दिन मौजूद हैं। जो मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इसका जो एक सिर्फ नारा ही नहीं दिया, लेकिन इसे एक इम्प्लीमेंटेशन किया और उसमें लिटरली हाथ पकड़ करके इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रही है ये सरकार। तो इंडियन ग्लोबल मल्टीनेशनल क्यों नहीं हो सकता रेलवे रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग में? तो हमने जो एक ओवरसीज में भी एक्विजिशंस किए, या हम जो इस तरीके से अपने फैसिलिटीज को बना रहे हैं, वो हम एक तरीके से वी आर ओनली अ सोल्जर टू द आर्मी विच इज बीइंग लेड बाय द गवर्नमेंट, कि हम मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड बना सके। हम ऑलरेडी यूरोप में एक्सपोर्ट्स करना चालू कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका में टेंडर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अफ्रीका में कर रहे हैं। हमने नेबरिंग कंट्रीज में तो मटेरियल पहले भी सप्लाई किया है, बांग्लादेश को, म्यांमार हो। लेकिन मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ ये नेबरिंग कंट्रीज या लाइन ऑफ क्रेडिट फाइनेंसिंग के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम कॉम्पिटिटिवली ग्लोबली सप्लाई कर सकते हैं और चाइना को हम बहुत स्टिफ कंपटीशन दे सकते हैं विश्व मार्केट में। जी उमेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय थोड़ा अभाव था, वरना आपसे हम और बात करते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको। आपके स्टॉक की बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस रही है बीते कुछ समय में, नए हाइस के आसपास कामकाज कर रहा है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए भी आपको। तो आप सुन रहे थे टीटागढ़ वैगन्स के वीसी एंड एमडी उमेश चौधरी सर को। और